राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार सभी को, फिर से हाजिर है साइकोलॉजी की एक और क्लास लेकर। और आज की हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। ऑप्शन में है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है, सभी की विकास दर समान नहीं होती है, विकास हमेशा रेखीय होता है। तो देखिए क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है पूछा है, यानी कि 3 इसमें से नहीं है और एक जो है विकास का सिद्धांत इसमें से है। तो यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि विकास क्या है, निरंतर लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है क्या, विकास। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है, तो देखिए नहीं है, ये गलत है, क्योंकि विकास की सभी प्रक्रियाएं जो है अंतः संबंधित होती है, एक दूसरे से संबंधित होती है, तो ये गलत रहेगा। विकास हमेशा रेखीय होता है, तो विकास रेखीय नहीं होता है, विकास सर्पिलाकार होता है, इस प्रकार से चलता है, विकास की दिशा ये होती है, तो देखिए ये भी गलत रहेगा। सभी की विकास दर समान नहीं होती है, बिल्कुल सही आंसर हमारा रहेगा सी, विकास दर जो है सभी की समान नहीं होती है। आप एक बात पर ध्यान दीजिएगा कि जो विकास का क्रम होता है, विकास का क्रम सभी में क्या होता है, एक समान होता है। एक प्रजाति के सभी जीवों में विकास क्रम जो है एक समान होता है, लेकिन विकास की दर जो है वो भिन्न होती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति क्या होता है, एक दूसरे से भिन्न है, उसके कार्य करने की क्षमता एक दूसरे से भिन्न होती है, एक दूसरे से जो है प्रत्येक व्यक्ति भिन्न होता है, कार्य करने की क्षमता हो या फिर उसकी बुद्धि हो, या फिर आपने देखा होगा कोई बालक एक कार्य को जो है, बालक जो है एक कार्य को, किसी कार्य को बहुत जल्दी कर लेता है, और वहीं दूसरा बालक जो है किसी कार्य को बहुत धीमी गति से करता है। तो विकास की दर जो है सभी में समान नहीं होती है, भिन्न भिन्न होती है, क्योंकि कोई भी बालक जो है एक दूसरे के समान नहीं होता है, भिन्न होता है। तो आंसर हमारा रहेगा इसमें सी। सिफेलोकोडल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास होता है सिर से पांव की ओर, निकटवर्ती से दूरवर्ती अंगों तक, पांव से सिर की ओर, या फिर दूरस्थ अंगों से निकटवर्ती अंगों की ओर। तो देखिए पांव से सिर की ओर तो विकास होता ही नहीं है, दूरस्थ अंगों से जो है निकटवर्ती अंगों तक ये भी नहीं है, और निकट से दूर की ओर ये कौन सा सिद्धांत होता है, निकटवर्ती सिद्धांत होता है, समीपस्थ सिद्धांत की बात करता है, तो ये भी नहीं है। सिफेलोकोडल क्या कहता है कि विकास कैसे होता है, सिर से पांव की ओर होता है। एक बालक सबसे पहले अपने सिर पर कंट्रोल करता है, उसके बाद धड़ पर कंट्रोल करके जो है बैठना सीखता है, और उसके बाद पैरों पर कंट्रोल करके घुटनों के बल चलना, और फिर खड़ा होके चलना और दौड़ना सीखता है। तो विकास कैसे होता है, सिर से पांव की ओर। आंसर रहेगा इसका ए। मस्तकादोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है। अभी हम बात कर चुके हैं, ये क्या है, विकास के सिद्धांत है, विकास का नियम है कि विकास किस ओर होता है, चेतना, विकास, विवृत्ति या फिर संशोधन। तो देखिए बात कर चुके हैं कि मानव का जो विकास है, एक बालक का विकास है, सर से पैर की ओर होता है और निकट से दूर की ओर होता है, यानी कि मध्य से बाह्य की ओर होता है। तो आंसर रहेगा इसका बी। बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है सर से पैर तथा शरीर के मध्य से, शरीर के बाह्य से मध्य की ओर, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर, पैर से सिर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर, या फिर पैर से सिर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। तो देखिए हम बात कर चुके हैं कहाँ से होता है, सिर से पैर की ओर होता है, तो पैर से तो नहीं होता है, ये तो कट करेंगे दोनों ही। सर से पैर की ओर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर होता है विकास।
सर से पैर की ओर अभी बात कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में। विकास कैसे होता है? सर से पैर की ओर होता है, तथा शरीर के मध्य अंगों से बाहर की ओर होता है विकास। सबसे पहले केंद्र में जो है रीढ़ की हड्डी और केंद्र के पास वाले जो अंग है जैसे बाह हो गई, टांगे हो गई, इनका विकास होता है। इसके बाद हाथों का विकास होता है, पैरों का विकास होता है, और उसके बाद बालक जो है अपनी उंगलियों का प्रयोग करना सीखता है। यानी कि इसमें जो केंद्र के सबसे पास वाले अंग है, रीढ़ की हड्डी के पास वाले अंग है, उनमें विकास कैसे होता है? तीव्र गति से होता है, और सबसे पहले विकास इन्हीं का होता है। इन्हीं का जो है बालक प्रयोग करना सीखता है, किनका? बाहों का, टांगों का, फिर अपने पैरों का और हाथों का, और उसके बाद उंगलियों का। तो विकास कैसे होता है? मध्य से बाहर की ओर, मध्य से बाहर की ओर विकास होता है। तो आंसर हमारा रहेगा इसमें बी। नेक्स्ट, नरेश और मुकेश की आयु समान है, उनके सामाजिक एवं मानसिक विकास में काफी अंतर है, यह विकास के निम्न सिद्धांतों के कारण होता है। ऑप्शन में है परिमार्जितता का सिद्धांत, निश्चित तथा पूर्वानुमानित प्रतिरूप का सिद्धांत, व्यक्तिगतता का सिद्धांत, या फिर समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो देखिए, समान प्रतिमान का जो सिद्धांत है ये क्या कहता है कि एक प्रजाति के सभी जीवों का जो विकास है वो कैसे होता है? समान क्रम में होता है। ये कौन सी बात कर रहा है? समान प्रतिमान का सिद्धांत समान क्रम की बात कर रहा है। पूछा क्या है? सामाजिक एवं मानसिक विकास में काफी अंतर होता है। व्यक्तिगतता का सिद्धांत, तो देखिए यहाँ पर आंसर हमारा रहेगा व्यक्तिगतता का सिद्धांत, क्योंकि प्रत्येक जो बालक है वो क्या होता है? एक दूसरे से भिन्न होते हैं। यहाँ पर नरेश और मुकेश क्या है? ये दोनों समान नहीं है, एक दूसरे से भिन्न है, तो इनका विकास भी जो है भिन्न होगा। सामाजिक मानसिक विकास में काफी अंतर है। तो ये किस सिद्धांतों को दर्शाता है? किस सिद्धांत को? व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत को ये दर्शाता है, क्योंकि नरेश जो है अपनी क्षमता के अनुसार सीखेगा, मुकेश अपनी क्षमता योग्यताओं के अनुसार सीखेगा। इनका सामाजिक और मानसिक विकास भी क्या होगा? अलग अलग हो सकता है। तो अंतर किसके कारण आएगा? व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत के कारण, या फिर व्यक्तिगतता का सिद्धांत। आंसर रहेगा हमारा सी। मानव जाति में विकास होता है किशोर अवस्था के अंत तक, बाल्यावस्था के अंत तक, प्रौढ़ अवस्था के प्रारंभ तक, या फिर जीवन पर्यंत। तो देखिए, विकास सभी को पता है, गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक विकास होता है, जीवन पर्यंत चलता रहता है, लगातार चलता रहता है, निरंतर चलने वाली क्या है? प्रक्रिया है विकास। तो आंसर इसका रहेगा डी। नेक्स्ट, निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत गलत है? यानी कि 3 सिद्धांत इसमें सही दिए हुए हैं, एक गलत है, उसको बताना है। विकास में व्यक्तिक भिन्नताएं होती है, विकास संयोगों का परिणाम है, विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास पूर्वकथनीय होता है। तो देखिए, हम बात कर चुके हैं किसकी? व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत की। तो विकास में क्या होती है? व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है। आप देखते होंगे कि हर व्यक्ति, हर बालक एक दूसरे से भिन्न होता है, और उनकी सीखने की क्षमताएं, योग्यताएं सब भिन्न होती है। विकास दर भी क्या होती है? भिन्न होती है। तो ये व्यक्तिगत विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है, ये सही रहेगा। यह एक सतत प्रक्रिया है, तो ये भी सही है। विकास कैसी प्रक्रिया है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लगातार जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है विकास। तो विकास कैसी प्रक्रिया है? एक सतत प्रक्रिया है। यह पूर्वकथनीय है, तो यह भी सही रहेगा। विकास को हम कह सकते हैं कि विकास कैसी है? पूर्वकथनीय प्रक्रिया है। यानी कि विकास की हम कुछ हद तक भविष्यवाणी कर सकते हैं। वंशानुगत के अनुसार जो है, उसके माता पिता के अनुसार हम क्या कर सकते हैं? भविष्यवाणी कर सकते हैं कि अगर एक बालक जो है, उसके माता पिता के आधार पर हम उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं कि अगर एक बालक के माता पिता बुद्धिमान है तो बालक भी क्या हो सकता है? बुद्धिमान हो सकता है।
माता पिता का व्यक्तित्व अच्छा है तो बालक के बारे में भी हम कह सकते हैं कि जब माता पिता अच्छे व्यक्तित्व के हैं तो बालक भी क्या होगा, अच्छे व्यक्तित्व का ही होगा। तो कुछ हद तक हम क्या कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं विकास की। विकास संयोगों का परिणाम है तो ये गलत रहेगा, विकास संयोगों का परिणाम नहीं है। विकास किसका परिणाम है, वंशानुक्रम तथा वातावरण। वंशानुक्रम तथा वातावरण के बीच जो अंतः क्रिया होती है, विकास किसका परिणाम है, इन सब का परिणाम है, विकास संयोग का परिणाम नहीं है। तो इसका हमारा आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। यानी कि एक शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है कि वह बालक के विकास के सिद्धांतों को समझे। पहले शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में, या फिर शिक्षार्थी के आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में। तो देखिए, शिक्षक के लिए जरूरी है कि बालक के विकास के सिद्धांतों को समझे, जाने, पहचाने। उससे क्या होगा कि एक शिक्षक जो है बच्चों को अगर समझता है तो शिक्षण अधिगम जो है बहुत ही अच्छा होगा, प्रभावी होगा। बालक जो है अच्छे से किसी कार्य को सीखेंगे, कर सकेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सामाजिक स्तर को पहचानने में नहीं, आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में नहीं, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए ये भी नहीं। तो आंसर हमारा रहेगा ए। शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने के लिए आवश्यक है क्या, कि शिक्षक जो है बालक के विकास के सिद्धांतों को समझे। तो आंसर हमारा रहेगा इसमें ए। नेक्स्ट, छात्रों में अच्छे नागरिक के गुण कैसे समाहित किए जा सकते हैं। ऑप्शन में है उन्हें अच्छी नागरिकता पर भाषण देकर, उन्हें राष्ट्रीय नायकों से परिचित कराकर, या फिर उन्हें कतिपय सामुदायिक सेवा कार्य आवंटित करके, या फिर उन्हें भारतीय संविधान से परिचित करके। देखिए, कर तो सभी के द्वारा सकते हैं, लेकिन इनमें से सबसे अच्छा जो है ऑप्शन कौन सा रहेगा, तो ये रहेगा कि एक बालक को जो है सामाजिक कार्य दिए जाए, खुद वो समाज के बीच में जाए और सामाजिक सेवा का कार्य उनको दिया जाए। इससे क्या होगा, बालक में जो है अच्छे नागरिक के गुण आएंगे। बालक में सहानुभूति, कर्तव्य, टीम वर्क जैसे गुण जो है विकसित होंगे। एक बालक जब समाज के बीच में जाकर कार्य करेगा तो उसमें सहानुभूति, कर्तव्य और टीम वर्क जैसे जो गुण है, नागरिक के अच्छे गुण है, वो विकसित होंगे। तो सबसे बढ़िया जो रहेगा इसमें आंसर जो है, ऑप्शन सबसे अच्छा है, वो है उन्हें कतिपय सामुदायिक सेवा कार्य आवंटित करके क्या किए जा सकते हैं, अच्छे नागरिक के गुण जो है विकसित किए जा सकते हैं। आंसर इसमें रहेगा हमारा सी। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सही क्रम है। तो देखिए, ये तो सभी को पता होगा, आसान सा है। शैशवावस्था, किशोर अवस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ अवस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, प्रौढ़ अवस्था। तो देखिए, ये रहेगा सही। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, वयस्क अवस्था और वृद्धावस्था। तो आंसर रहेगा हमारा बी। 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के छात्रों की आवश्यकता है। तो देखिए, 6 से 11 वर्ष यानी कि बाल्यावस्था की बात कर रहे हैं। ऑप्शन में है कक्षा कक्ष में प्रजातांत्रिक वातावरण की आवश्यकता, सीखने में स्वायत्तता की आवश्यकता, क्रिया आधारित या अंतः क्रियात्मक अधिगम की आवश्यकता, उपरोक्त सभी। तो देखिए, बाल्यावस्था का जो बालक है उसको क्या आवश्यकता होती है कि कक्षा कक्ष का जो वातावरण हो वो कैसा हो, प्रजातांत्रिक हो,
प्रजातांत्रिक हो, राजतांत्रिक नहीं हो, शिक्षक आधारित नहीं हो। कैसी शिक्षा है? प्रजातांत्रिक, यानी कि बच्चों को, बालकों को केंद्र में रखकर शिक्षा दी जाती है। और जो क्लास का, जो कक्षा का वातावरण है वो भी कैसा है? प्रजातांत्रिक। एक बालक अपने शिक्षक से प्रश्न कर सकता है, पूछ सकता है, तो प्रजातांत्रिक वातावरण होना चाहिए। सीखने में स्वायत्तता, यानी कि सीखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। बालक करके सीखे, स्वयं सीखे। क्रिया आधारित अंतः क्रियात्मक अधिगम, यानी कि बालक क्या करे? करके ज्ञान अर्जित करता है, अपने आप स्वयं ज्ञान अर्जित करे, क्रियाएं करे। अंतः क्रियात्मक अधिगम, यानी कि बालक अभी सभी आपस में मिलकर कोई भी कार्य करे और उससे जो है ज्ञान अर्जित करे। उपरोक्त सभी, तो आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। कक्षा, कक्ष का वातावरण प्रजातांत्रिक होना चाहिए, राजतांत्रिक नहीं। सीखने में स्वतंत्रता होनी चाहिए, बिल्कुल। क्रिया आधारित होना चाहिए, यानी कि बालक जो ज्ञान का निर्माण करे, क्रिया द्वारा करके सीखे। सी भी सही है, तो आंसर हमारा रहेगा डी। एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है 6 माह की आयु में, 12 माह की आयु में, 18 माह की आयु में, या फिर 24 माह की आयु में। किसका पूछा है? ईर्ष्या का। तो देखिए 18 माह का जो बालक है, सबसे पहले जो ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है वो किस माह में प्रारंभ करता है? 18 माह की आयु में। तो आंसर इसका रहेगा सी। 6 से 11 वर्ष की आयु वर्ग के बालकों की विशिष्टताएं निम्नलिखित में से है। बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगमकर्ता होते हैं। सीखने के लिए शिक्षकों पर निर्भर होते हैं। बालक शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करते हैं। बालक सीखने में रुचि नहीं लेते हैं। तो देखिए बाल्यावस्था की बात हो रही है, 6 से लेकर 11 वर्ष के आयु वर्ग के जो बालक है उनकी क्या क्या विशेषताएं होती है। तो बालक सीखने में रुचि नहीं लेते हैं, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इस आयु का जो बालक है सीखने में सबसे अधिक रुचि लेता है, अधिक रुचि लेता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। बालक शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करते, ये भी गलत है। बालक करके सीखते, स्वयं करके सीखते हैं, शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त नहीं करते, स्वयं करके सीखते हैं। सीखने के लिए शिक्षकों पर निर्भर होते, बिल्कुल नहीं। आज की जो शिक्षा प्रणाली है वो किस पर आधारित है? केंद्र में कौन होता है? बालक होता है, तो शिक्षकों पर निर्भर नहीं होते। बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगम करता होते, अधिगम करता होते, तो ए रहेगा सही। बालक क्या होते हैं? स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगम करता। बालक जो है सक्रिय अधिगम करता होते हैं। इस आयु वर्ग का जो बालक होता है सीखने के लिए हमेशा सक्रिय रहता है और स्वयं ही सीखता है, करके सीखता है, तो आंसर हमारा रहेगा ए। 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरों के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता। तो देखिए ये किसकी बात हो रही है? बाल्यावस्था की। शैशवावस्था जन्म से लेकर 5 से 6 वर्ष तक, और यहाँ बात हो रही है 6 से 7 वर्ष, यानी कि बालक जो है बाल्यावस्था में प्रारंभ कर चुका है। 6 से 7 वर्ष का बालक दूसरों के विचारों को क्या नहीं कर सकता? स्वीकार नहीं कर सकता, यानी कि स्वीकार करने के योग्य नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वह बहुत छोटा है, क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है, क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं होता है, क्योंकि वह कल्पनाशील होता है। तो देखिए अगर हम शैशवावस्था की बात करें, अगर हम बात करें शैशवावस्था की, तो शैशवावस्था में जो बालक है वो क्या होता है? अहम केंद्रित होता है, अहम केंद्रित होता है। शैशवावस्था में बालक अपनी क्या होती है? खुशी की इसे चिंता होती है। और शैशवावस्था में सिगमंड फ्राइड ने कौन सी अवस्था बताई थी? ईड की अवस्था बताई थी। ईड,
यानी कि बालक जो है अपनी खुशी के बारे में सोचता है, स्वयं के बारे में सोचता है। कौन सी अवस्था? ईड जो है, सिगमंड फ्राइड ने इसको कहा था शेषावस्था को। इसमें सिर्फ बालक जो है अपने ही बारे में सोचेगा। लेकिन यहाँ बात हो रही है 6 से 7 वर्ष। तो देखिए जो विकास की प्रक्रिया है वो धीरे धीरे होती है, यानी कि बालक शेषावस्था से तो निकल गया है और बाल्यावस्था अभी अभी प्रारंभ हुई है। लेकिन जो शेषावस्था का गुण है अहम केंद्रित वाला, वो अभी भी बालक में विद्वान है। यानी कि बालक क्या है? अभी भी अहम केंद्रित है। तो जो दूसरों के विचारों को स्वीकार करने में योग्य नहीं है, क्योंकि बालक क्या है? अहम केंद्रित है। अपनी खुशी के लिए चिंतित रहता है। खुशी के लिए क्या रहता है? चिंता करता है अपनी खुशी की। सिर्फ अपने बारे में सोचता है और अभी भी उसमें क्या है? ये शेषावस्था का गुण जो है विद्वान है। तो आंसर हमारा रहेगा कौन सा? बी। निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमताओं का विकास करना है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं। विकास प्रारंभिक बाद की विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है। देखिए प्रारंभिक जो विकास है वो बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो कौन सा इसमें जो है सही नहीं है पूछा है? पहला है विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। बात कर चुके हैं कि माता पिता के आधार पर जो है एक बालक के विकास की कुछ हद तक भविष्यवाणी की जा सकती है। तो ये तो रहेगा सही। विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमताओं का विकास करना है। यानी कि एक बालक को जो वंशागत क्षमताएं, योग्यताएं मिली है, विकास का क्या है? उसको विकसित करना विकास का उद्देश्य है। तो ये भी सही है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं। तो देखिए ये गलत हो जाएगा। विकास की जो विभिन्न अवस्थाएं होती है, जो जैसे शैशव अवस्था, शैशव, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, सभी में जो है अपने अपने खतरे होते हैं। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में और विभिन्न जो है इसकी अवस्थाओं में, विभिन्न क्षेत्रों में, सभी में क्या होते हैं? अपने अपने अलग अलग खतरे होते हैं। तो ये गलत रहेगा कि विकास के विभिन्न क्षेत्रों में जो है खतरे नहीं होते हैं। तो विकास के विभिन्न क्षेत्रों में खतरे होते हैं। शैशवावस्था के अलग खतरे होते हैं, बाल्यावस्था के अलग, किशोर अवस्था के अलग और प्रौढ़ अवस्था के अलग खतरे होते हैं। विकास, प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है। सही नहीं है। तो देखिए ये सही रहेगा। विकास, जो प्रारंभिक विकास होता है, प्रारंभिक जो विकास होता है वो बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि प्रारंभिक जो विकास है वो क्या होता है? आधार होता है, नींव होता है, नींव होता है। बाद के विकास की नींव होता है कौन? प्रारंभिक विकास। तो प्रारंभिक विकास तो अधिक महत्वपूर्ण होगा ही। तो ये भी सही रहेगा। इसमें हमारा आंसर सी रहेगा सही। इसमें नहीं है पूछा था तो नहीं है, सी। बाकी सभी है। तो ये थी आज की हमारी छोटी सी क्लास। आज की क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छी लगी है आज की क्लास तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।